यूएसएस प्लेन व्यू अमेरिकन नेवी की वो शिप थी जिसने लॉन्च होने से पहले ही सोवियत यूनियन की नींदें उड़ा दी थी। गहरे और तूफानी समंदरों में जहां नॉर्मल कॉम्बैट शिप्स को बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, वहीं यूएस नेवी की ये नई शिप लहरों को बाईपास करके पानी पे तैरती नहीं बल्कि लिटरली उसके ऊपर उड़ती थी। पर सोचने की बात यह है कि अगर ये इतनी एडवांस्ड शिप थी तो फिर आखिर इसमें ऐसे क्या मसले पेश आए जो यूएस नेवी को इसे हमेशा हमेशा के लिए डीकमीशन करना पड़ा। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये बात है 1960s की, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों कंट्रीज अपने अलाइज के साथ मिलकर ताकत का भरपूर मुजाहरा कर रही थी। हर कोई सिर्फ इस रेस में लगा था कि कैसे भी करके खुद को दुनिया के सामने ज्यादा ताकतवर दिखाया जाए। अब इस काम के लिए जरूरी था कि ऐसी चीजें इन्वेंट की जाएं, ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई जाए जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। यूएस नेवी, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया के ऊपर अपना रोब जमाया हुआ था, उनका ये रोब सोवियत यूनियन की चंद डेवलपमेंट्स की वजह से अब खतरे में पड़ चुका था। सोवियत्स ने ऐसी एडवांस्ड लेवल की न्यूक्लियर सबमरीन बनाना शुरू कर दी जिनका चाहते हुए भी यूएस नेवी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। ये सबमरीन्स पानी के अंदर करीब 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकती थीं, जबकि उस वक्त यूएस नेवी की शिप्स इससे काफी स्लो चलती थी। ना सिर्फ इनकी स्पीड बल्कि ये 350 मीटर की गहराई में जाकर खुद को पूरी तरह से यूएस नेवी के रेडार्स और सोनार स्कैनिंग सिस्टम से छुपाने की सलाहियत भी रखती थी। अमेरिका को खतरा था कि सोवियत सबमरीन्स यूएस नेवी की शिप्स को आसानी से फॉलो करके उन पर हमला कर सकती हैं, और अगर उनकी कॉम्बैट शिप्स के रेडार पे डिटेक्ट भी हो गया तो फिर भी वो सोवियत सबमरीन्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि तेज चलने की वजह से ना सिर्फ उनको पकड़ना मुश्किल था बल्कि उस वक्त के टॉर्पीडो मिसाइल्स, जो अंडर वाटर गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, उनकी स्पीड भी सोवियत सबमरीन से काफी कम थी। सोवियत यूनियन की सबमरीन्स का मामला यूएस नेवी के गले पड़ गया था। इनसे निपटने का एक ही सॉल्यूशन था कि ऐसी शिप्स बनाई जाएं जो सोवियत सबमरीन से भी ज्यादा तेज चल सके। यूएस नेवी के ऑफिशियल्स जो चीज ढूंढ रहे थे वो एक इटालियन इंजीनियर 1906 में पहले से बना चुके थे। इन्होंने एक ऐसी बोट बनाई थी जो अंडर वाटर विंग्स के इस्तेमाल से काफी तेज चल सकती थी। ये अंडर वाटर विंग्स बोट के नीचे लगे होते थे और जब बोट थोड़ी स्पीड पकड़ती थी तो पानी का प्रेशर इन विंग्स को ऊपर उठा देता था। बोट की बॉडी पानी से बाहर हो जाती जबकि सिर्फ विंग्स पानी के कांटेक्ट में रहते। ऐसा करने से पानी की वजह से पैदा होने वाला ड्रैग कम हो जाता था और जाहिर है बोट ज्यादा तेज चल सकती थी। इस डिजाइन को हाइड्रोफॉयल का नाम दिया गया था। 1906 में हाइड्रोफॉयल की इन्वेंशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें एडवांसमेंट भी आती गई। 1950s में ये टेक्नोलॉजी कमर्शियल यॉट्स और बोट्स में भी अप्लाई की जा चुकी थी। हाइड्रोफॉयल का ये डिजाइन यूएस नेवी को अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन इसमें एक मसला था। मसला ये था कि ये बोट्स सिर्फ लेक्स में चल सकती थी जहां पानी पुरसुकून होता है, क्योंकि ओशन में जहां यूएस नेवी को इनकी जरूरत थी वहां लहरें बहुत खतरनाक हो जाती हैं, इसलिए वहां इनके लिए तेज चलना मुमकिन नहीं था। यही वजह थी कि यूएस नेवी ने इसी हाइड्रोफॉयल के डिजाइन में कुछ चेंजेस करने का फैसला किया। अंडर वाटर विंग्स को बिल्कुल फ्लैट करके पानी के अंदर पोजीशन किया गया। इससे पानी की लहरें बोट की बॉडी